चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे ना, पिछले क्लास में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम आपको जेड इफेक्टिव, यहां तक हम लोग शायद पहुंचे थे, नहीं जेड इफेक्टिव हम आपको बताए थे। तो जेड इफेक्टिव का मतलब आपको हम बताए थे जेड माइनस सिग्मा, नहीं जहां पर जेड हम लोग का नाभिकीय आवेश को दर्शाता है, यानी परमाणु संख्या यानी कि नाभिकीय आवेश, और सिग्मा था हम लोग का स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या था हम लोग का? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट के प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए थे। अगले पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा देखो यहां से कह रहा है क्या कि जो स्क्रीनिंग प्रभाव होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये दो प्रकार का हो सकता है। नहीं, या तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो सकता है, या तो शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो सकता है, प्रभावी हो सकता है। नहीं, तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब भी हम लोग समझ रहे थे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, या इसी बात को हम ये कहे थे कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आकर्षण बल से बचाने की जो प्रवृत्ति होती है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की, इस प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। ये हम लोग को बताया गया था। ठीक है, तो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा विकर्षण बल लगाएंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। और अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम विकर्षण बल लगाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कमजोर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर शील्डिंग इफेक्ट बाबू कमजोर होगा, अगर हम बोले कि शील्डिंग इफेक्ट यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर यानी कि सिग्मा का मान कम होगा। नहीं, अच्छा सिग्मा का मान कम होगा तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सेम एज अगर हमको सिग्मा का मान ज्यादा हो जाए यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान ज्यादा हो जाए, तो जब भी कोई कहता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान ज्यादा, अच्छा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विकर्षण बल का मान ज्यादा, तो अगर उस विकर्षण बल का मान ज्यादा तो सिग्मा का मान ज्यादा, अगर सिग्मा का मान ज्यादा तो जेड इफेक्टिव का मान कम, और अगर जेड इफेक्टिव का मान कम हो गया तो आईपी का मान भी क्या होगा? कम होगा। बस मेरा है, हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? हम लोगों को हमेशा ये केयर करना होगा कि जेड इफेक्टिव हम लोग जब भी बोलते हैं तो इस जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इस जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षण बल न्यूक्लियस के द्वारा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर, नहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद न्यूक्लियस के द्वारा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है, उसी नेट अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग कहा गया कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा तो इसका मतलब कि आकर्षण बल क्या? ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव तीर ऊपर कर दिया, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आकर्षण बल भी ज्यादा, और अगर आकर्षण बल ज्यादा तो हम लोग क्या कहेंगे? आईपी का मान भी ज्यादा। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा केयर करना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आईपी ज्यादा होने के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान कम होना चाहिए, नहीं जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होना चाहिए, नहीं तभी हम लोगों के आईपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही यहां पे हम लोग को लिखा गया, पढ़ सकते हो कि यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट दुर्बल होगा, ठीक है, तो सिग्मा का मान कम होगा, और अगर सिग्मा का मान कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा, तो आईपी भी क्या होगा? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रभावी होगा यानी विकर्षण बल ज्यादा, तो सिग्मा का मान भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि सिग्मा और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम ही चीज है। और अगर सिग्मा का मान ज्यादा तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा? कम, और अगर जेड इफेक्टिव का मान कम तो आईपी का मान क्या होगा? कम होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी हम लोग को समझ में आ गया कि जेड इफेक्टिव जो है और आईपी जो है उसमें सीधा संबंध है कि नहीं? ध्यान रखना है। यह भी हम लोग को समझ में आ गया कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और आईपी जो है इसमें उल्टा संबंध है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो आईपी का मान कम। बोलो दिक्कत है? तो कह सकते हैं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखा जाए तो जेड इफेक्टिव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो जेड इफेक्टिव को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए बताया गया नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो हम लोग भी जानते हैं जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? ध्यान रखना है। और अच्छा ये बताओ कि नाभिक से अगर इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, नाभिक से अगर बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बढ़ेगा कि घटेगा?
बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कोई एक आदमी बताएं, कोई एक आदमी। हम्म, तो आकर्षण बल तो घटा नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों? जैसे जैसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आकर्षण बल का बात सिर्फ जेड इफेक्टिव के लिए करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट केस में खाली विकर्षण बल का बात करेंगे। चलिए आप बताइए, बताना चाहते हैं, बैठिए आप। ये पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ बैठिए। ये बात ठीक है, जैसे कहने का मतलब है ना कि हम बोलते हैं कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, नाभिक से बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई। तो दूरी बढ़ गई तो ये बात ठीक है कि आकर्षण बल घट गया? नहीं, लेकिन विकर्षण बल कैसे बढ़ गया, सवाल ये था। नहीं, आकर्षण बल बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा। नहीं, लेकिन विकर्षण बल बढ़ गया, तो क्यों बढ़ गया? तो सोचो, अगर हम लोगों का नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, इसका मतलब बीच में कक्षों की संख्या बढ़ गई। नहीं, तो अगर कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो हमको ये बताओ कि उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उन कक्षों के द्वारा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विकर्षण बल का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो कक्षों की संख्या बढ़ती है, कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया विकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर विकर्षण बल सिर्फ हम लोग ऐसा थोड़े ना है कि जो हम लोग के उसके बगल वाले हैं वो विकर्षण बल लगाते हैं? नहीं, सभी लगाते हैं। नहीं, अब ये है कि उनकी दूरी कम हो जाएगी तो विकर्षण बल का प्रभाव भी क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर विकर्षण बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हमेशा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाता है। ध्यान रखना है, हर एक चाहता है कि आप नाभिक से दूर जाइए और हम नाभिक के नजदीक आए। नहीं, कभी भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल नहीं लगाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। या एक चीज और, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगाता है? नहीं। नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को कहे कि नहीं हम न्यूक्लियस से दूर जाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा होता है नहीं। तो ध्यान रखिए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई पूछे कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है तो नहीं, ध्यान रखना है, ठीक। चलो, तो हम लोग क्या समझ में आया कि जेड इफेक्टिव को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे थे। तो हम लोग क्या कहा गया कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, तो ये बोल रहा है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, ऊपर का मतलब बढ़ेगी, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिग्मा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव घटेगा, ठीक है। हुआ क्या, अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग क्या कहा गया कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, ठीक है। अर्थात परमाणु का आकार बढ़ेगा, अर्थात परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। चलो, परमाणु का आकार बढ़ेगा, ठीक है। यदि यहां से लिखे हम लोग, परमाणु का आकार बढ़ेगा तथा कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या भी बढ़ेगी, कक्षों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया? ये कहा गया कि साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। जिसके कारण, जिसके कारण बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसके कारण बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स पर, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर क्या बढ़ेगा, विकर्षण बल बढ़ेगा, विकर्षण बल बढ़ेगा, विकर्षण बल बढ़ेगा। अर्थात, अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट
बढ़ेगा। नहीं, अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि क्या बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो कोई बोलता है कि परमाणु का आकार बढ़ा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ गया, तो अब बोलो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी, कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर लगाए गए विकर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विकर्षण बल का मान बढ़ेगा भाई तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिक्कत है? बोल सकते हैं? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1s और 2s में, कोई बोल रहा है कि 1s में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन 2s में है, नहीं तो किस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, 1s। क्या है कि यहाँ पे कक्ष संख्या 1 है और यहाँ पे कक्ष संख्या 2 है, तो 1s नजदीक है नाभिक के कि 2s, 1s, तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। नहीं, यहाँ दिया है 4p और यहाँ दिया है 3p, किसका होगा, 3p। नहीं होगा, बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछे आपको, आप लोग का बेइज्जती कर देता है। नहीं, इतना तेज मतलब विद्यार्थियों से इतना हल्का सवाल पूछा जाएगा तो नहीं बेइज्जती टाइप का हो जाता है। नहीं, क्या आप पूछ रहे हैं सर, ये सब क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। देखा जाए कक्षकों का आकार या आकृति, नहीं तो कक्षकों के आकार और आकृति के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ाए थे आपको। देखो तो जैसे अगर हम लोग एस ऑर्बिटल बोलते हैं आपको, नहीं तो एस ऑर्बिटल की आकृति अगर देखें तो एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, होती है। नहीं, ये गोलाकार होती है, ये हो गया गोलाकार, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल की आकृति भी आप जानते हैं, नहीं डंबल होती है, जो डंबल आप जिम में यूज करते हैं, नहीं इस तरह का पकड़ के नहीं, ऐसे ऐसे आप लोग करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। डी ऑर्बिटल डबल डंबल, ऐसा कुछ फोटो बनाया रहता है, ध्यान रखना है। तो एस ऑर्बिटल की आकृति, पी ऑर्बिटल की आकृति, डी ऑर्बिटल की आकृति ध्यान रखना है। एस ऑर्बिटल जो होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, यानी इसका फैलाव कम होता है, छोटा रहता है। नहीं, पी ऑर्बिटल में लोब कई गो हो गया, 2 गो, नहीं 2 गो लोब हो गया, तो इसका मध्यम हो गया, आकार इसका क्या होगा, मध्यम आकार हो गया, ठीक है। और डी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज रहता है, ज्यादा फैला हुआ रहता है, बात समझ आ रहा है। तो ये इन तीनों में ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। अब इससे भी बड़ा कौन होगा, एफ वाला, जो कि लोटस शेप्ड होता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो एस सबसे छोटा, पी उससे बड़ा और डी उससे भी बड़ा, ऐसा बोला गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ध्यान देते हैं, अगर चौथा ऑर्बिट है तो चौथे ऑर्बिट में एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं, होते हैं ना। नहीं, 4s 4p 4d और 4f होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये चौथा ऑर्बिट है, मान लो ये चौथा ऑर्बिट यहाँ है, तो इसमें 4s, फिर हम लोग के 4p, 4d और फिर हम लोग के 4f। तो 4s जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक माना जाता है। नहीं, 4p को उससे दूर माना जाता है, 4d को उससे भी दूर माना जाता है और 4f को उससे भी दूर माना जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, तो अगर वो पूछे कि यहां पर अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। नहीं, साथ साथ हम लोग को देखा जाए तो एस के जो इलेक्ट्रॉन हैं, एस के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कैसे आकार बनाते हैं, गोलाकार। अब समझो ध्यान से, नहीं यहाँ एस में भी इलेक्ट्रॉन है और पी में भी इलेक्ट्रॉन है। नहीं, हम लोग मान लेते हैं एस में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन है मान लिए, और पी में भी इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कितना है, कुछ भी 3 मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक। अब हमको देखना है, ये बोल रहा है क्या कि एस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी के इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल ज्यादा लगाते हैं। एस के इलेक्ट्रॉन पी के इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल ज्यादा लगाते हैं। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि एस ऑर्बिटल का आकार छोटा होता है, नहीं, और स्फेरिकल होता है। इसलिए स्फेरिकल का मतलब हुआ कि अगर ये नाभिक के पास है, नहीं तो ये क्या करता है, एक स्फेरिकल शेप बनाता है, ध्यान रखना है। नहीं, और ये 4p के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के आकर्षण बल से ज्यादा रक्षित कर देता है। नहीं, एक तो आकार स्फेरिकल है तो नाभिक को एकदम छापे रहेगा, बात समझ में आ रहा है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, छोटा है। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, स्फेरिकल है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, ज्यादा फैला रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी फैले रहेंगे,
बस में आ रहा है। तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन पे पकड़ है, अपने इलेक्ट्रॉन को कम ही दूर में फैलाए हुए है, और स्फेरिकल शेप है तो नाभिक को स्फेरिकल शेप में घेरे हुए है। बात समझ में आ रहा है। तो एस ऑर्बिटल के द्वारा पी ऑर्बिटल पर लगाया गया जो विकर्षण बल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, यानी एस ऑर्बिटल के द्वारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है, यानी एस ऑर्बिटल के द्वारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी विकर्षण बल जो लगाया जाता है वो पी ऑर्बिटल के सापेक्ष में ज्यादा होता है। नहीं, डी ऑर्बिटल और पी में, अगर पी और डी में कंपेयर करें तो पी का ज्यादा होगा, डी का उससे कम हो जाएगा। नहीं, डी और एफ में कंपेयर करें, नहीं तो हम लोगों का डी का ज्यादा होगा और एफ का उससे भी कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे कक्षों का आकार बढ़ता जाएगा उनका फैलाव बढ़ता जाएगा, नहीं उनका बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाला विकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो एस ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक होता है, एस ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक होता है। तो नाभिक के इन सब में नाभिक के नजदीक कौन, 4s। नहीं, तो घेरा कौन बनाएगा, पहले यही बनाएगा। नहीं, इसका आकार कैसा है, स्फेरिकल। आकार छोटा की बड़ा, छोटा। नहीं, तो इसका जो ये इनके इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश से ज्यादा रक्षण करेगा कि ये करेगा, 4s। 4s के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ज्यादा विकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, या हम ऐसा कहें कि 4s के इलेक्ट्रॉन 4p के इलेक्ट्रॉन को रक्षित करते हैं। नहीं, किससे, नाभिक के आवेश से या नाभिक के आकर्षण बल से। और ये सबसे अच्छा रक्षण कौन करता है, एस के, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है, पी ऑर्बिटल में आएंगे तो उनका फैलाव बढ़ गया। नहीं, फैलाव बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का फैलाव बढ़ गया। तो इस कारण से उनका अब जो रक्षण प्रभाव है, उनका जो रक्षण प्रभाव है वो एस वाले से क्या होगा, खराब होगा। नहीं, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर करना है। चलो तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक कक्ष, तो हम लोग एक कक्ष कौन सा लेते, चौथा। नहीं, एक कक्ष में उपस्थित कक्षकों के आकार या आकृति पर भी ये डिफेक्टिव तथा स्क्रीनिंग इफेक्ट निर्भर करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। नहीं, चलो अब बोल रहा है कि कक्षकों का आकार छोटा, कक्षकों का आकार छोटा, याद रहे एक कक्ष में उपस्थित कक्षक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कक्ष में उपस्थित कक्षक की। ऐसे हम बात करें कि 4s और 5s में बताओ जे डिफेक्टिव किसका ज्यादा, 4s, क्योंकि यहां पर कक्ष संख्या देखना है। नहीं, 4 और 5, तो 5 दूर है, नहीं और 4 नजदीक है, नहीं तो 4 का जे डिफेक्टिव ज्यादा। नहीं, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक कक्षक में एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाएगा। तो ये बोल रहा है कि जिस कक्षक का आकार क्या होगा, छोटा होगा, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उनको जल्दी अंदर नहीं आने देगा, वो बहुत अच्छा आवरण बनाता है, बहुत अच्छा कवर बनाता है। नहीं, वो ज्यादा अच्छा सील्ड करता है, इसलिए वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से ज्यादा अच्छा से बचाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां से अगर ना कक्षकों का आकार छोटा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो सिग्मा का मान भी ज्यादा, अगर सिग्मा का मान ज्यादा तो जे डिफेक्टिव का मान कम। दिक्कत है, तो ये ध्यान रखना है। आगे आइए, अर्थात यहां लिखा हुआ है, हम लोग को समझा के लिखा हुआ है, अर्थात एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग पावर, एस ऑर्बिटल्स के, कौन बेंच घसका रहा है, बेंच आवाज कर रहा है बार बार, पकड़ लिए तो इतना अच्छा से उपाय करेंगे कि दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं कीजिए, लय टूट जाता है, ध्यान दीजिए। अर्थात एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल सबसे छोटे हैं, उनकी आकृति स्फेरिकल है, इसलिए वो सबसे अच्छा परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की आकृति स्फेरिकल होती है, नहीं तथा ये नाभिक के नजदीक होते हैं। नहीं, तो एस और पी में पहले नजदीक कौन है, एस। नहीं, तो एस जो है वो पहले परिरक्षण प्रभाव लगाएगा। ध्यान रखना है, क्या पी के इलेक्ट्रॉन एस पर परिरक्षण प्रभाव लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखना है। इस कारण से ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा प्रभावी विकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक होता है, उसकी आकृति स्फेरिकल होती है, उसकी आकार छोटा होता है, इन सभी गुणों के कारण उसका परिरक्षण प्रभाव सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। नहीं, यानी कि वो अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के प्रभाव से ज्यादा बचा पाता है। बात में आ रहा है। नहीं, तो अगर हम एस और पी में कंपेयर करेंगे तो एस का ज्यादा। नहीं, अब अगर हम एस
पी और डी में कंपेयर करेंगे तो पी का ज्यादा, डी का कम। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहां पर नहीं देखा जाए, जैसे ये चीज हम लोग बता रहे थे, नहीं तो मान लो यहां पर हम लोग नाभिक ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग का चौथा कक्ष था, ये 4s था, ये 4p था, ये 4d था और ये क्या था। तो यहां और यहां हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू निकालते, तो मान लेते हैं सही कि यहाँ वैल्यू 10 आ गया। वैल्यू कितना आ गया? 10। अब P के द्वारा जो D पर विकर्षण बल लगाया जाएगा वो कम हो जाएगा 8। नहीं, अब D के द्वारा जो F पर लगाया जाएगा वो और कम हो जाएगा, मान लेते हैं 6 या 5 कुछ भी। देख रहे हो? तो यहां पर इसके बीच में जो विकर्षण बल लग रहा है कितना लग रहा है? 10। यानी सबसे अच्छा प्रोडक्शन प्रभाव ये उत्पन्न कर रहा है। नहीं, तब इसका कम हो गया, इसका पावर क्या हो गया? कम हो गया। देख लो, इसका पावर और कम हो गया। नहीं, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब उसी बात को यहां लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्रम, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, तब पी ऑर्बिटल, तब डी ऑर्बिटल और तब एफ ऑर्बिटल। दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं ना एस और कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत कम हो जाएगा। नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ही ज्यादा प्रोडक्षित यानी ज्यादा विकर्षण बल लगा पाता है। नहीं, वो आगे वाले पे भी लगाएगा, लेकिन उसका विकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता जाएगा। जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विकर्षण का मान क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कंपेयर करना है। ये कौन सा दिया है? 4s। और ये क्या दिया है? किसका ज्यादा? 4s का। सिंपल है, बताइए, फिर बेइज्जती कर रहा है आपका। यहां से दिया गया 3p, 5d और 5s। नहीं तो जिससे पूछते हैं वही बताएंगे। चलिए सर बताइए तो आप। 3p का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 5s का होगा, 5d। सही है, बैठिए। नहीं, सबसे पहले कक्ष संख्या देखना है, इसका कक्ष संख्या तो सबसे छोटा है। नहीं तो इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी कंपेयर करने के लिए कह रहा है। बस में आ रहा है, तो ये 3p हो गया। अब 5d और 5s, तो देख रहे हो जब कक्ष संख्या सेम हो जाए तो क्या देखना है? s और यहाँ पर d, तो s का ज्यादा d का कम। भारी है? बताइए, ये सब पूछ के आप लोग का बेइज्जती कर देता है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, स्लेटर्स रूल। नहीं देखना है हम लोग को। देखा जाए, हम लोग को देखना है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया गया? जेड माइनस सिग्मा। नहीं तो जेड का मतलब तो परमाणु संख्या, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। नहीं तो उसके लिए कुछ वैल्यू हम लोग को याद करना होगा, याद कर लेंगे, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है। देखा जाए क्या लिख रहा है, कुछ पॉइंट्स पढ़ लें। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो उसी बात को हम लोग पढ़ रहे हैं। लिख रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खुद को नाभिक के आकर्षण बल से शील्ड नहीं करता। करता है क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को नाभिक के आकर्षण बल से बचाना चाहता है? नहीं बचाना चाहता है। नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। नहीं, वो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बचाना चाहता है कि मत जाओ, चिपक जाओगे, नहीं सट जाओगे, खत्म हो जाओगे, तो वो बचाता है। बस में आ रहा है। लेकिन खुद एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे कोई पूछे कि नाभिक के नजदीक रहना चाहते हो कि दूर? नजदीक। ध्यान रखना है। जिस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है, यानी मान लो कोई परमाणु आपको दे दिया गया, परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो जैसे सोडियम ही मान लो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 11। नहीं तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। अब मान लो उस इलेक्ट्रॉन पर, जो तीसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, उस पर हमको जेड इफेक्टिव का मान कैलकुलेट करना है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का मान कैलकुलेट करना है, उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे जेड इफेक्टिव निकालते समय या सिग्मा का मान निकालते समय। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखना है। आगे बढ़े ना, चलो समझते चलो। हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव का मान देख लो। तो हाइड्रोजन नाभिक और कयो कक्ष? एगो। इलेक्ट्रॉन कएगो? एगो। चलो, और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? तो यहां विकर्षण बल यानी सिग्मा का मान 0। जेड इफेक्टिव निकालना है, तो परमाणु संख्या फॉर्मूला है ना, जेड माइनस सिग्मा। जेड का मान, सिग्मा का मान 1। नहीं, जेड इफेक्टिव का मान क्या आएगा? 1 आएगा हाइड्रोजन के लिए। ध्यान रखना है, दिक्कत है। चलिए
बताइए कितना तेज हैं आप लोग, दिक्कत होता ही नहीं आप लोग को। हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव का मान, नहीं तो हीलियम ये हम लोग का नाभिक हो गया, ये कक्ष हो गया 1s, यही ना है। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन कई गो, हम ऐसा बताए थे ना कि एक कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक दूसरे पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। तो मान लो हमको इस इलेक्ट्रॉन पर कितना लग रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये निकालना है। तो अभी हम आपको बस बता दिए कि 1s के लिए सिग्मा का मान हम बता दिए कितना है 0.35। ये याद करना पड़ेगा भाई, स्लेटर साहब ने हम लोग कुछ टेबल दिया, उस टेबल को ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम इसे बता दिए कि 1s में ये इलेक्ट्रॉन इस पर विकर्षण बल लगा रहा है, और उस विकर्षण बल के लिए सिग्मा का जो मान है वो कितना है 0.35 है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा। ये कौन सा परमाणु है, जेड का मान, चलिए सिग्मा का मान निकालना है। तो सिग्मा का वैल्यू कर सकते हैं ना भाई, तो यहां पे 2.00.35, तो 10 में से 5 गया 5, 0.65, सॉरी 1.65। देख रहे हैं कुछ हमको अइबे नहीं करता है, 1.65 देख रहे हो, घटाओ में घबरा जा रहा है आदमी। चलिए तो समझ में आया। तो 2 माइनस 0.35 वैल्यू क्या आ गया 1.35। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। एक टेबल है, जिस टेबल को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नहीं, स्लेटर्स रूल के लिए जरूरी है कि हम लोग इस टेबल को ध्यान रखेंगे, तभी हम जेड इफेक्टिव का मान कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थान। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थान। ठीक है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन का स्थान है पहले ये समझना है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव का मान निकालना है, नहीं उसका पोजीशन हम देख रहे हैं, यानी कि वो चौथा कक्ष में है कि तीसरा कक्ष में है, नहीं ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लिखे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का स्थान। तो ये किस इलेक्ट्रॉन का स्थान चेक करना है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का मान निकालना है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, अभी नहीं कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का मान निकाल रहे हैं। तो उस केस में अगर बाहरी कक्ष में आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के जेड इफेक्टिव का मान निकाल दिए तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का मान सेम आएगा। एक कक्ष में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी के लिए जेड इफेक्टिव का मान क्या आता है सेम। नहीं, जैसे चौथा कक्ष है, ठीक है, और उस कक्ष में हम लोगों के एस में इलेक्ट्रॉन है, अगर एस कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों के लिए जेड इफेक्टिव का मान क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, हाँ, अब वही 4s में हो 4p में हो तो अभी आप पढ़े हो एस वाले का ज्यादा हो जाएगा और p वाले का कम हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहां पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन s में हो या p में हो, यदि इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में हो या p ऑर्बिटल में हो, नहीं उपस्थित हो, तो क्या केयर करना है, ns या np कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यानी प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान कितना याद करना है। ये किसके लिए, अगर ns और np में है तब। ठीक है, अब चलो इधर आओ, n-1 सेल, तो n-1 यानी अगर यहां पर 4 होगा तो यहां पर क्या होगा 3, 4 में से 3 यानी इसके कक्ष संख्या से एक कम। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, फिलहाल ध्यान रखना ns np कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.35। ठीक है, n-1 सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.85 दे दिया गया। चलो यहां ध्यान दो, यदि इलेक्ट्रॉन nd या nf कक्षक या कक्ष में उपस्थित हो, ठीक है, nd या nf में उपस्थित हो, तो nd तथा nf के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.35। ठीक है, बाकी सभी n-1 n-2 ns np सबके लिए सिग्मा का मान 1। ठीक है, तो कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं। अब इसको हम जब यूज करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं कैसे यूज कर रहे हैं भाई। अभी एक समझ में आया कि अगर s और p में हो, नहीं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी अगर s और p में है तो उनके लिए सिग्मा का मान 0.35। ठीक है, और अगर इससे एक कक्ष में कम है यानी n-1 में है तो उनके लिए सिग्मा का मान 0.85। अब यूज करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो देखा जाए। अब इसको यूज करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का मान निकालना है
तो जेड इफेक्टिव का मान निकालने के लिए सबसे पहले जिस एटम के बारे में कह रहा है कि देखो भाई ये एटम है, इसके बाहरी कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, दिए गए तत्व का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी बाहरी नहीं लिखना है, कंप्लीट यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p पूरा लिखना है, जितना उसका है उतना पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। स्टेप 2, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है उसको काउंट नहीं करना है, ये तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। स्टेप 3, टेबल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान निकालेंगे, जो टेबल दिया है उसके अनुसार सिग्मा का मान निकालेंगे। अब निकाल के देखते हैं, चलो देखा जाए। एक यहाँ पे हम लोग का निकाला हुआ है, हम लोग शुरू से इसको निकाल के देखते हैं, इसको मिटाया जाए और निकाल के हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग देखें यहां से, तो हम लोग को मान लो लिथियम का निकालना है। किसका निकालना है, लिथियम का। तो लिथियम लिखे, लिथियम का परमाणु संख्या 3। चलिए तो लिथियम परमाणु संख्या 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये लिख दिए, ठीक है। अब चलो ये देखो, तो ये जो इस इलेक्ट्रॉन, यह जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहां लिख रहे हैं, देखो बाबू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान निकालना है, सिग्मा का मान निकालना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यानी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इस पर कितना विकर्षण बल लगा रहा है वो पहले हमको निकालना है, ठीक है। अब चलो यहां पर देखो तो कक्ष संख्या कितना है, तो इसको हम मान लिए n, आइए s, ns, इतना में दिक्कत है। अच्छा यहां पे कक्ष संख्या कितना है, ये क्या है, n माइनस है, n-1s, इतना में दिक्कत है, ठीक है। चलो अच्छा इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो है, एगो, और कोई इलेक्ट्रॉन है इसमें, नहीं, तो नहीं है, तो इस कक्ष में, इस कक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि इस कक्ष में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं, तो इस कक्ष में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस कक्ष में क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप पर स्किनिंग इफेक्ट लगाया, क्या नहीं लगाएगा। चलो यानी इनके द्वारा लगाया जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कय गो, 2 गो। चलो n-1 वाले का हम लोग देखते हैं भाई कि n-1 वाले का कितना दिया, 0.85 दिया हुआ था, एक बार देख लो आप, नहीं, n-1 सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.85। चलो तो यहां पर हम लोग को n-1 जो है इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना है, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सिग्मा का मान निकालेंगे तो 2 गुना 0.85 कर सकते हैं, नहीं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 8 दूना 16 और 1 17, नहीं 1.7, तो यहां से वैल्यू हम लोग को आ गया 1.7 सिग्मा का वैल्यू, इतना में दिक्कत है। अब हमको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, जेड माइनस सिग्मा। चलो लिथियम है तो लिथियम परमाणु संख्या 3, अच्छा सिग्मा का मान 1 पॉइंट होगा, नहीं तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, परेशानी है, निकालते। जैसे मान लो किसी एक का और चेक करते, सोडियम का ही चेक करते, पिछले क्लास में हम लोग का सोडियम के लिए क्या नहीं बोल रहे थे, नहीं कि सर सोडियम के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। सोडियम परमाणु संख्या कॉन्फ़िगरेशन, यही ना है, ठीक है। चलो हमको इस इलेक्ट्रॉन के लिए बाबू निकालना है, नहीं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। अच्छा इसमें और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, तो यहां पर सिग्मा का मान 0। अब चलो ये कौन सा है, ns, अच्छा ये दोनों, अच्छा ये वाले n-2, दिक्कत है। चलो अब हम लोग को दिखाया गया है कि अगर हम लोगों का n-1 रहे तो इनके लिए सिग्मा का मान 0.85 और इनके लिए सिग्मा का मान 1, सिग्मा के लिए 1 टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हमको आ गया 0.85 है, इसका वैल्यू आ गया 1। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन पर ये सभी इलेक्ट्रॉन मिलके कितना विकर्षण बल लगा रहे हैं, नहीं वो निकालना है, यानी सिग्मा का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करते, चलो इधर से शुरू कर रहे हैं, इधर से, तो इधर से आए तो इसका तो 1 गुना 0 ये खत्म हो गया, इधर कितना है 6 2 8, तो 8 गुना
आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, तो 8 गुना 0.85 अब प्लस इसका कितना 1, इलेक्ट्रॉन कएगो तो 2 गुना 1। तो इसको सॉल्व करके क्या सिग्मा का मान नहीं निकलेगा? और अगर सिग्मा का मान निकल जाएगा तो जेड इफेक्टिव का मान निकालना होगा। तो जेड इफेक्टिव का मान यानी जेड माइनस सिग्मा। तो सोडियम का परमाणु से कितना 11 और सिग्मा का मान जो आएगा उसको रख दीजिएगा तो यहाँ स्टार आंसर आ जाएगा। आए मतलब जो आए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? ये समझ में आ रहा है? तो जेड इफेक्टिव का मान कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं? तो आपका होमवर्क क्या हो गया, जो पीछे हम लोग का दिया हुआ है इन सभी के जेड इफेक्टिव का मान आपको कैलकुलेट करना है। हो जाएगा? रुकिए अभी घबराइए मत। ये देखिए ये भी निकाल के लाना है। जेड इफेक्टिव फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D। नहीं, हम समझा दे, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जिंक परमाणु संख्या 30, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हम अब 3D को पहले लिखेंगे, भरेंगे इलेक्ट्रॉन वैसे ही, लेकिन 3D को पहले लिख रहे हैं और 4s को बाद में। ठीक है, नियम वही है भरने का, लेकिन 3D को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में। लिख दिए कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो अब हमको किसके लिए निकालना है? 3D के लिए। तो ये बताओ कि 4s के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3D के इलेक्ट्रॉन पर क्या स्किनिंग इफेक्ट लगाएंगे? तो क्या इनको कंसीडर करेंगे? नहीं कंसीडर करेंगे। हमको 3D के एक इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, 200 इलेक्ट्रॉन पर नहीं निकालना है। नहीं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना काउंट करेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया फोर्स। तो ये आप निकालिएगा, दिक्कत है? नहीं, तो ये आपका कौन हो गया? ND हुआ। नहीं, अब ये सब कौन है? NSNP। तो टेबल यूज करना है। ये सब कौन है? और ये कौन है? बन के आएगा। इसके लिए कौन सा टेबल यूज करेंगे? नीचे वाला। नहीं, हम लोग इसके लिए कौन सा टेबल यूज करेंगे? कहाँ गया टेबल हम लोग का? यहाँ आया। तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेबल यूज करेंगे? ये वाला, इसका यूज कीजिएगा। क्योंकि अब आपको किसके लिए निकालना है? क्योंकि लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन NDNF कक्षक में हो तब। नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3D। तो 3D यानी NDNF, इसके लिए यानी ये वाला रूल लगाएंगे आप। तो इस टेबल का यूज करके बना सकते हैं। तो ये आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो यहां से आप इसको बना के लाएंगे। अब चलिए पहले इतना बना के लाते हैं, फिर वो पॉइंट बता पाएंगे। पहले आप बना के लाएंगे तभी आपको आगे वाला पॉइंट समझ में आएगा। तो बना के लाएंगे, चलिए।